So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 3 for certificate in occupational safety and health. हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ रिस्क एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने रिस्क को डिफाइन किया कि किसी हैजर्ड से ओरिजिनेट होने वाली एक चीज है। ठीक है, और उसके लिए कोई ना कोई हादसा होना जरूरी होता है, इवेंट होना जरूरी होता है। और वो इवेंट तब होता है जिसमें तब जब उसमें दो चीजें ऐड हो जाती हैं। नंबर एक लाइकलीहुड, नंबर दो उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तब वो रिस्क बन जाता है। अब हम जब रिस्क को असेस करने की तरफ जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि रिस्क की जो असेसमेंट है वो दो तरह से मेनली होती है। एक डिस्क्रिप्टिव होती है जिसको हम क्वालिटेटिव रिस्क को असेस करना कहते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन से मतलब उसको डिस्क्राइब करके अपनी परसेप्शन की बेस के ऊपर जिसको अंदाजा लगाना कहते हैं ना कि अंदाजा। मसलन आप एक वो पानी का जोहड़ हो, आपके सामने कोई तालाब हो, तो आप अंदाजा लगाते हैं कि यार ये पानी में बंदा डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा। मतलब उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव असेसमेंट। ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव होती है ये मतलब कैलकुलेटेड बेस्ड होती है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन की जाती है, इसमें एक मैट्रिक्स बनाया जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। जिस तरह मैथ्स के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हम इसको कोई ना कोई मतलब है कि डिजिट एलोकेट करते हैं दोनों प्रोडक्ट्स को, मतलब जो इसकी लाइकलीहुड है एंड कॉन्सिक्वेंसेज है। और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास रिस्क लेवल आ जाता है। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव असेसमेंट में ये कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें जजमेंट होती है, असेसमेंट होती है। लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया बड़े हाई लेवल पे होती है ये डिस्क्रिप्टिव जो होती है, उसमें काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क ये एक टर्म यूज होती है कि जैसे अगर हमने कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं या मतलब हम रिस्क को असेस कर रहे हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये लेवल जो है ये एक्सेप्टेबल है या मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो उसके मतलब है कि कैलकुलेशन से हमें अंदाजा होगा। और फिर जब एक्सेप्टेबल रिस्क जो होता है उसको मतलब अमूमी तौर पे लीगल जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या एक्ट्स होते हैं या रेगुलेशन होते हैं उनके अंदर उसको लिखा जाता है रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। ठीक है, मतलब जब भी आप कंट्रोल मेजर्स उसके किसी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं तो वो जो मतलब कंट्रोल मेजर है वो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। रीजनेबली प्रैक्टिकेबल का मतलब ये है कि वो बहुत ऐसा कंट्रोल मेजर्स नहीं होना चाहिए कि जो आपकी कैपेसिटी से ही बाहर हो। मिसाल के तौर पे इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ कि रीजनेबली प्रैक्टिकेबल क्या है कि आपने असेसमेंट की अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, उसमें आपने देखा कि मशीनरी है और कोई काम हो रहा है, उसमें शोर बहुत ज्यादा है, यानी नॉइज का हैजर्ड है। आपने जब उसको कैलकुलेट किया तो वो आपने जो उसकी परमिसिबल लिमिट है उससे बहुत ऊपर है। ठीक है, यानी हाई रिस्क है। तो आप उसका कंट्रोल मेजर क्या मतलब सजेस्ट कर रहे हैं? आप कहते हैं जी कि ये सारी मशीनरी एलिमिनेट की जाए, यानी यहाँ से खत्म की जाए। ठीक है, अब आपकी मैनेजमेंट के लिए क्या ये मुमकिन होगा कि एकदम सारी मशीनरी जो है वो ये वहां से खत्म करें? यही एक पॉसिबल मतलब अगर आप नॉन प्रोफेशनल होंगे तो आप यही उसका सोल्यूशन देंगे ना जी। ये जो रिस्क का सोर्स है ये मशीनरी है, इससे नॉइज जनरेट हो रहा है तो इसको मुकम्मल तौर पे ऑल टुगेदर रिप्लेस करें। ठीक है ना, ये अगर आपने सोल्यूशन दिया तो वो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं होगा। जो हेल्थ सेफ्टी के प्रोफेशनल्स हैं हमेशा जब कंट्रोल मेजर्स भी सजेस्ट करते हैं ना तो वो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल होने चाहिए। मसलन अगर आपने वहां पे आइडेंटिफिकेशन कर ली है कि वो हाईएस्ट लेवल का रिस्क है तो उसमें आप ऐसा कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करेंगे जो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हो। मिसाल के तौर पे आप उसको फेज वाइज मशीनरी को वहां से रिप्लेस करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वहां पे जो वर्कर्स का एक्सपोजर है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इंजीनियरिंग कंट्रोल वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मतलब जिस मशीनरी में शोर ज्यादा है वहाँ पे कोई कंपार्टमेंटेशन कर ले, मतलब उनको आइसोलेट कर ले या उनकी मेंटेनेंस करवा ले। मतलब है कि या कोई अपने वर्कर्स को पीपीई का यूज करवा ले, ईयर डिफेंडर्स जो होते हैं, ईयर मास्क जो होते हैं उनका यूज करवा ले। ठीक है ना, तो उस तरह आप जब वो हेयर आपकी आप कंट्रोल आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, हमारे सिलेबस में भी है, उसको भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे।
तो मतलब उसको कहते हैं रीजनेबली प्रैक्टिकेबल कंट्रोल मेजर्स, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं बैलेंसेस सेफ्टी विद प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, जो कि एक प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। उसके बाद है रिस्क कम्युनिकेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है रिस्क का, कि अगर रिस्क मौजूद है, ठीक है, आपकी किसी भी वर्क प्लेस के अंदर, अगर वो कम्युनिकेट नहीं हुआ प्रॉपर, मतलब लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उसका पता नहीं है, ठीक है, तो वो रिस्क तो आपके लिए मतलब दर्द सर बन जाएगा ना, वो हादसे की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और खुदा न खास्ता बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसीलिए जो हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, कि उनकी जिम्मेदारी में से एक चीज है कि वो अपनी ना सिर्फ अपने वर्क साइट के अंदर होने वाले तमाम जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनके अंदर अगर कोई रिस्क मौजूद है तो उनकी कैलकुलेशन करें, उनको असेस करें कि किस लेवल के रिस्क है, और फिर उनको कंट्रोल भी करें, और उस रिस्क की जो कम्युनिकेशन है, यानी उस रिस्क के बारे में अपने लोगों को भी बताएं। मतलब वहां पे आपका जो सेफ्टी नोटिस बोर्ड होता है उसके अंदर लिखा होता है, मसलन कहीं पे अगर किसी एरिया में नॉइज का लेवल 85 डेसिबल, जो कि परमिसिबल लिमिट है ओशा की, कि 85 डेसिबल ज्यादा से ज्यादा लेवल ऑफ नॉइज आपको होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर है तो वो डेंजरस है, रिस्की है। तो अगर उससे ज्यादा का वहां पे अगर आपने मॉनिटरिंग नहीं की है, और अगर उससे ज्यादा का लेवल ऑफ नॉइज वहां पे मौजूद है, तो वहां पे लिखिए, नोटिस लगाएं, वहां पे लिख के लगाएं, अपने लोगों को बताएं कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ रिस्क है, ये मतलब है कि जैसे आपने देखा ना कि ये जो स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग के जो पैक होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है ना कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का लॉ है, कानून है, कि मतलब आप उसको कम्युनिकेट करें। अब आगे कोई अपनी मर्जी से अपनी हेल्थ खराब करता है तो उसकी मर्जी है, बट ये है कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसी तरह ना सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना, उसकी असेसमेंट करना, उसको कंट्रोल करना, बल्कि उसको कम्युनिकेट करना भी आपकी अहम जिम्मेदारी में शामिल है। अब रिस्क परसेप्शन की मैंने आपको पहले भी डिटेल से मतलब ब्रीफिंग दे दी है। रिस्क परसेप्शन क्या होती है, इसको कहते हैं अंदाजा लगाना, जजमेंट, ठीक है ना। तो ये जो रिस्क परसेप्शन है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करती है। बस आपके जो अंदाजे हैं, मुख्तलिफ दोस्तों के अंदाजे मुख्तलिफ हो सकते हैं, सिंगल बेस वैल्यू पर एवरी हैजर्ड आर इट चेंजेस एज पर रिस्क हैजर्ड, नहीं, सिंगल बेस वैल्यू कोई नहीं होती, ये चेंज होते हैं, ठीक है ना, चेंज होते रहते हैं। बस उसके बेस वैल्यू क्या होती है, कि उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब है कि एक परमिसिबल लिमिट होती है, कि इस हद तक इस रिस्क को बर्दाश्त किया जा सकता है, मतलब ये इस हद तक ये मतलब काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना, कि ये जो नॉइज का लेवल है, नॉइज ये डेसिबल में मेजर किया जाता है, इसके लिए नॉइज मीटर होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, जिससे आप नॉइज लेवल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ये डिजिटल मीटर्स होते हैं, जिससे आपको जहाँ पे नॉइज का लेवल हो वहाँ पे आप लेके जाए तो वो लेवल आपको बता देते हैं। तो ये ओशा ने जो लेवल डिटरमिन किया हुआ है ना, वो है 85 डेसिबल, यानी 85 डेसिबल इज द बेस, कि जहाँ से ऊपर अगर नॉइज लेवल है तो वो रिस्क बन जाता है। मतलब रिस्क से मुराद ये है कि वो वहां पे ज्यादा देर का एक्सपोजर जो है वो आपकी हेयरिंग को लॉस कर सकता है, प्रॉब्लम हियरिंग जो है वो मतलब आपकी इफेक्ट हो सकती है। तो 85 डेसिबल एंड बिलो जो नॉइस का लेवल है वो परमिसिबल है, मतलब उसके अंदर आप मतलब छोटे मोटे मेजर लेके, अगर वो नॉइस का लेवल 85 डेसिबल उससे बिलो है, तो आप मतलब है कि मामूली से कंट्रोल मेजर से भी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वार्निंग साइन लगा दें, या मतलब आप कानों में वो ईयर डिफेंडर्स पहन ले, या मतलब है कि वहां पे आप एक्सपोजर कम कर दें, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेस वैल्यू होती है हैजर्ड्स की। इसी तरह मतलब है कि ये जो आपके हैजर्डियस सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, इनका भी एक्सपोजर की लिमिट होती है। जो ना डस्ट होती है ना, डस्ट, अब डस्ट की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। ये मतलब है कि आपकी डस्ट में सैंड डस्ट भी होती है, इसमें मेटल डस्ट भी होती है, इसमें स्टोन डस्ट भी होती है, वुड डस्ट भी होती है, ठीक है, फ्यूम्स होते हैं मुख्तलिफ जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके। अब उनकी एक्सपोजर की एक लिमिट मुतय्यन की होती है ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे ओशा है, HSE है, या जो हमने पढ़ा था ना ओशा के अंदर
वो GHS, ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम, उसके अंदर मतलब एक परमिसिबल लिमिट होती है कि इस हद तक आप उसको, उसके एक्सपोजर को आप अलाउ कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाएगा तो वो सवियर हो जाएगा, मतलब वो नुकसानदेह है, वो रिस्क है, उसको कंट्रोल करें उसके एक्सपोजर को, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेस वैल्यू होती है, बट डिपेंड करता है वो, मतलब कि अगर कोई केमिकल है या मतलब है कि कोई फिजिकल चीज है, जैसे नॉइज है, ठीक है ना, या इस तरह की कोई एक्टिविटी है जो कि जिसकी लिमिट डिटरमिन हुई हुई है, ठीक है ना। तो इस लिमिट के जरिए उसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं बेसिकली। वाइब्रेशन का भी होता है, वाइब्रेशन का लेवल भी होता है, नॉइज का लेवल भी एक डिटरमिन होता है। इस तरह मतलब है कि आपके जो अर्गोनॉमिक्स की जो इश्यूज होते हैं उनमें भी लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मतलब जब आप कंफाइंड स्पेस में काम करते हैं तो उसमें भी मतलब है कि ऑक्सीजन का मिनिमम लेवल एक होता है 21% जो है वो, कि इतना मिनिमम लेवल जो है वो, आप अगर नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा कम है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, उसको बोलते हैं परमिजिबल लिमिट, ठीक है ना। तो मतलब है कि वहाँ वो, जब आप जो जो आगे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, जब इन स्टैंडर्ड्स को और डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों की जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, जब आप डिटेल से आगे मतलब क्वालिफिकेशंस अचीव करेंगे, जैसे डिबोश का लेवल 3 है या लेवल 6 है, उसके अंदर ये बड़ी डिटेल से कैलकुलेशंस होती है, नॉइस की कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है ना, और मैन लॉस्ट वर्क आवर्स की कैलकुलेशंस होती हैं। उसमें तो काफ़ी मैथमेटिकल चीज़ें भी आ जाती हैं, टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती हैं। तो वो बहरहाल थोड़ा अप लेवल है। तो बहरहाल इस बेस के ऊपर आपको इतना पता होना चाहिए कि हर मतलब है कि हैजर्ड की, हर रिस्क की कोई ना कोई परमिसिबल लिमिट जरूर होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क असेसमेंट करना एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और तमाम ही ममालिक के अंदर कवानीन मौजूद है रिस्क को असेस करने की और उनको कंट्रोल करने की, ठीक है ना। आप चाहे UK के लॉज को उठा के देख लें, चाहे USA के लॉ को देख लें, यूरोप के लॉज को देख लें, मिडल ईस्ट ये जो लॉज हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जैसे ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके, वहाँ भी रिस्क असेसमेंट जरूरी है। अब पाकिस्तान में इसलिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई सेंट्रली गवर्नमेंट का कोई अप्रूव्ड, हाँ सूबाई सतहों पे डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद है, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी की एक्ट तो मौजूद है, और उसके अंदर मतलब है कि मैंडेटरी रिस्क असेसमेंट को करार दिया गया है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है ये आपको भी ज्यादा पता है, मुझे भी अंदाजा है कि पाकिस्तान में उसकी इन्फोर्समेंट कितनी है। ये देखें, कोई भी कानून नाफिज होता है ना जब, तो जब तक उसकी इन्फोर्समेंट ना हो, जब तक कोई बॉडी उसकी लुक आफ्टर ना करे, लोग उस पर अमल नहीं करते, ठीक है ना। अमल तभी करेंगे जब उसकी इन्फोर्समेंट होगी। तो यहाँ पे मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई सेंट्रल बॉडी बनेगी, उसके इंस्पेक्टर्स होंगे, वो जाएंगे, जाके वर्क साइट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, और फिर वहाँ पे वो मतलब जिस तरह मतलब है कि मुख्तलिफ इदारों के लोग होते हैं इन्फोर्समेंट वाले, ठीक है ना। तो फेलियर टू कंप्लाई कैन रिजल्ट इन पेनल्टीज। जहाँ पे जिन ममालिक के अंदर रिस्क मैनेजमेंट की रेगुलेशन मौजूद है, वहाँ पे अगर आप ये नहीं करते तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसमें मुकदमे होते हैं, कैद तक भी हो जाती है, और हाई किस्म की पनिशमेंट्स भी होती हैं। दी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, अब अगर हम बात कर लें कि जब हम रिस्क को अंडरस्टैंड करके उसकी डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उसको हमने अंडरस्टैंड किया, उसमें जिस जो मुख्तलिफ किस्म की उसमें टर्म्स यूज होती हैं उनको हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब हम रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है, ठीक है। नंबर एक तो ये है कि सबसे पहला काम ये करते हैं, आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हैजर्ड को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे? सबसे पहले आपको नेचर ऑफ हैजर्ड का पता होना चाहिए। नंबर दो, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स का पता होना चाहिए। नंबर तीन, आपको मतलब उस हैजर्ड की सोर्स का पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरह वो उसका पाथ का पता होना चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी का पता होना चाहिए, जो कल चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई थी। इसी का मकसद भी यही था कि आपको हैजर्ड की नेचर का क्लियर कट पता चले, ताकि आप अपनी वर्क साइट के अंदर हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। और हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स भी कल मैंने आपको बताए थे।
सारे मतलब टेक्निक्स बताई थी आपको, ठीक है ना। उसके बाद जब आप हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके अंदर देखते हैं क्या उस हैजर्ड के अंदर कोई रिस्क मौजूद है या नहीं। एनालाइज एनालाइज रिस्क एसोसिएटेड विद हैजर्ड, मतलब एनालिसिस करते हैं। मसलन आपने एक हैजर्ड वहां पे आइडेंटिफाई किया अपनी वर्क साइट पे, ये वर्क एट हाइट हो रहा है, ठीक है ना। अब वर्क एट हाइट हो रहा है, वो हैजर्ड है वर्क एट हाइट, ठीक है ना। अब आपने ये देखना है कि क्या उसके अंदर कोई रिस्क मौजूद है। रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिस्क को आप दो चीजों से डिटरमाइन करेंगे। आप ये देखेंगे कि हादसा होने की कोई लाइक्लीहुड है उसमें, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि जो वर्क एट हाइट है वो कितनी ज्यादा हाइट पे हो रहा है। मिसाल के तौर पे वर्क एट हाइट की जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो उनको वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे वो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर वर्क एट हाइट कर रहे हैं, क्या वो मजबूत प्लेटफॉर्म है या नहीं है। क्या मिसाल के तौर पे कि ऐसा तो नहीं है कि तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम खराब है और वो वर्क एट हाइट कर रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा। ये जितनी सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं उसमें उसकी लाइवलीहुड बढ़ जाएगी ना हादसे की। अगर वो तेज हवा चल रही है लाइवलीहुड बढ़ गई, अगर उसका प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं है लाइवलीहुड बढ़ गई, अगर लोग ट्रेन नहीं है लाइवलीहुड बढ़ गई, अगर वहां पे मतलब है कि बहुत हाई ज्यादा हाइट के ऊपर काम हो रहा है तब भी उसकी लाइवलीहुड बढ़ गई है। अब लाइवलीहुड बढ़ गई है, अब उसका दूसरा भी तो प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करना है ना, मतलब दूसरा एलिमेंट भी तो हमने देखना है, कॉन्सिक्वेंसेस। मसलन अगर 10 फीट के ऊपर वाकई हाइट हो रहा है, वहां से अगर कोई खुदा ना खास्ता गिर जाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। मतलब एक बंदा गिर गया, मे भी पॉसिबल, क्योंकि हमने जजमेंट ही करनी होती है ना, अंदाजा कि अगर वो गिरा हो सकता है हल्की फुल्की चोट लगे वो खड़ा हो जाए फिर उठ के। लेकिन अगर वही वर्क हाइट 50 फीट की बुलंदी पे हो रहा है, वहां से अगर खुदा ना खास्ता गिर गया तो क्या होगा। हो सकता है बड़ी सीरियस इंजरी हो जाए। और अगर 100 फीट की बुलंदी पे काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब अगर खुदा ना खास्ता कोई गिरता है तो वो हॉस्पिटल जा सकता है, उसकी हड्डी टूट सकती है या इस टाइप का सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इन दो चीजों के ऊपर फिर आप उस रिस्क को एनालाइज करते हैं और फिर डिटरमिन करते हैं उसका लेवल क्या है। जब आप उसका लेवल डिटरमिन कर लेते हैं और उसको एवेलुएट कर लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसके लेवल के मुताबिक उसका जो कंट्रोल मेजर है, ठीक है ना, वो कौन सा बनता है। मतलब आपको जो लो लेवल का जो रिस्क होता है उसके लिए तो कंट्रोल मेजर्स लगाने की जरूरत ही नहीं होती, एज इट इज चल देंगे उसको, एक्सेप्टेबल लेवल का रिस्क है। लेकिन अगर वो मीडियम लेवल का रिस्क हो गया तो फिर वहां पे कंट्रोल मेजर आपको अप्लाई करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिस्क। इसीलिए मैंने आपको बताया कि नेचर को समझना बहुत जरूरी है। मसलन रिस्क ऐसा है कि जो वर्क एट हाइट का रिस्क है, और उसमें रिस्क ये है कि जी आपके लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई, ठीक है ना। तो उसमें आप ये तो नहीं करेंगे कि उनको जो है वो मतलब हार्नेस पे ना देंगे, ठीक है। इससे आप रिस्क कंट्रोल कर लेंगे। जब तक आपको उसकी नेचर का पता नहीं चलेगा, मतलब वहां पे ट्रेनिंग की जरूरत है ना, मतलब हार्नेसेस की तो मतलब वहां पे नीड अभी नहीं है, ठीक है। हार्नेसेस वैसे तो वर्क एट हाइट के लिए जरूरी है। मतलब वो आप एक चीज की मतलब नीड को दूसरी से आप नहीं ना बदल सकते। आप अगर ट्रेनिंग की, अगर लोग ट्रेन नहीं है वर्क एट हाइट के, तो अगर वो वर्क एट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो रिस्क में है, ठीक है। रिस्क लेवल वहाँ पे ज्यादा है, उनको ट्रेनिंग दे पहले, फिर अगर वहाँ पे हार्नेसेस नहीं पहनी हुई उन्होंने तो उनको पहनाई, ठीक है। अगर वो प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं है तो उसको मजबूत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो इस तरह और जो भी वर्क एट हाइट से रिलेटेड कंट्रोल मेजर्स हैं वहाँ पे आप अप्लाई करें, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि वर्क एट हाइट के कंट्रोल मेजर्स जो है ना वो आप वेल्डिंग वाले ऑप्शन पे लगा रहे हो, और वेल्डिंग वाले जो ऑप्शंस हैं वो आप जो है वो कन्फाइंड स्पेस वाले कंट्रोल मेजर्स पे लगा रहे हो। तो इसलिए हर जो रिस्क होता है उसकी अपनी एक नेचर होती है। इसी तरह हर हैजर्ड जो होता है उसकी अपनी एक नेचर होती है। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। यूजुअली कोई भी ट्रेनर आपको ना कोई इंटरनेशनल लेवल पे ना कोई लोकल लेवल पे इस तरह इतनी डीप जाके इनकी नेचर को अंडरस्टैंड नहीं करवाएगा। सिंपली बताते हैं कि जी हैजर्ड ये होता है, एनीथिंग व्हिच हैज अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, डेफिनेशन करके बता देते हैं, या दो चार पांच मिसालें आपको बता देते हैं, बस ये इलेक्ट्रिसिटी है, फायर है, ये है। बट इतना डीप जाके उसकी नेचर को प्रॉपर एक्सप्लेन करना कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ना कोई आप ऑनलाइन इस तरह की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आप सर्च करके देख लें, और ना ही आपको कोई ऑफलाइन मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको क्योंकि जो आपने रिस्क कंट्रोल मेजर्स करने होते हैं ना, वो आपको उसकी नेचर के मुताबिक करने होते हैं, इसलिए उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है।
अब आप जब आपने उसके नेचर को अंडरस्टैंड कर लिया कि किस किस्म का रिस्क है, किस लेवल का रिस्क है, तो फिर आप अपना कंट्रोल मेजर्स, और सिर्फ कंट्रोल मेजर्स को प्लेस करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उनकी मॉनिटरिंग एंड रिव्यू भी जरूरी होता है। मतलब आप अपनी जब रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं, तो ये नहीं है कि बस आपने कंट्रोल मेजर प्लेस कर दिया और बस आप अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया, कि आप अपनी तरफ से मुतमईन होकर बैठ गए जी ठीक है अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब हादसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी रिस्क असेसमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करेंगे, जो कंट्रोल मेजर आपने प्लेस किए हैं उनको मॉनिटर भी करेंगे। मसलन अगर वर्क एट हाइट का आपने हाई लेवल का रिस्क डिटरमिन किया, उसको एनालाइज किया, उसकी कैलकुलेशन की है, उसका कंट्रोल मेजर्स आपने ये सजेस्ट किया कि जी ये जो वर्क एट हाइट है, इसमें जो वर्कर्स हैं उन्होंने हार्नेसेस नहीं पहनी हुई थी, इसलिए ये हार्नेसेस सबको पहनाई जाए, ठीक है ना। अब आपने उनको प्रपोज कर दिया, कंपनी ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, हार्नेसेस प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। लेकिन इतना करके आप छोड़ नहीं देंगे, आप उसको मॉनिटर भी करेंगे कि क्या हार्नेसेस प्रोवाइड करने के बावजूद वो वर्कर जो है वो उसको पहन भी सही तरीके से रहे हैं या नहीं रहे। ये तो नहीं है कि आपने आज उनको प्रोवाइड कर दी, आज उन्होंने पहन ली, कल आप इधर उधर हुए, मॉनिटरिंग खत्म की, सुपरविजन खत्म की, तो वो उठा के बाहर पहन ली। तो फिर आपके उस रिस्क को कंट्रोल करने का फायदा तो कोई ना हुआ ना। अगर हमारा हादसा हो गया तो बड़ा सीवियर हो सकता है ना। इसलिए उस कंट्रोल मेजर की मॉनिटरिंग करना भी, उस पर पहरा देना भी बहुत जरूरी होता है, जो आप सजेस्ट करते हैं। और यही काम हमारे, हम लोग जो हेल्थ सेफ्टी के लोग हैं, बेसिकली हम तो यही करते रहते हैं ना। हम हर वक्त हमारी यही रूटीन होती है कि हम देखते रहते हैं कि कहाँ पे रिस्क लेवल ज़्यादा है, कम है, मीडियम है, उसकी कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका फिर प्रपोजल बनाते हैं, उसकी असेसमेंट करके मैनेजमेंट को दे देते हैं। मैनेजमेंट जब उसको इम्प्लीमेंट कर देती है, कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे अप्लाई कर देती है, तो फिर हम उसको मॉनिटर और चेक करते हैं कि क्या ये मतलब कंट्रोल मेजर जिस तरह हमने सजेस्ट किया था उसके मुताबिक वो लोग उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है रिस्क मैट्रिक्स। इसका मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह जब हम कैलकुलेशन ऑफ रिस्क में जाएंगे, वहां पे मैं इस रिस्क मैट्रिक्स की आपको डिटेल से बताऊंगा। ये बेसिकली एक टूल होता है, मतलब एक इवेल्युएशन का तरीका है रिस्क को कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। जिसमें हम उसको डिफरेंट डिजिट्स दे देते हैं, जिससे हम उसको कंपेयर कर लेते हैं कि रिस्क का लेवल ये है, मतलब लाइवलीहुड अगर ये है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये है, तो उससे उसके मुताबिक फिर हम ओवरऑल कैलकुलेट करके हम रिस्क का लेवल डिटरमाइन कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन में आपको इसकी अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ आ रही है। उसके बाद चैलेंजेस इन रिस्क असेसमेंट। जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो चैलेंजेस, जैसे पहले भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए रिस्क असेस करने के दौरान भी और बाद में भी। बाद में ये होता है कि आपने कंट्रोल में ये लगा दिया, लेकिन एक दिन अमल किया वर्कर्स ने, दूसरे दिन छोड़ दिया, तो अगर आप मॉनिटरिंग में कंटिन्यूसली नहीं रखेंगे तो वो रिस्क कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज रिस्क असेसमेंट के दौरान होता है एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेयर इवेंट्स। मतलब अगर कोई रिस्क को मतलब जो लाइक्लीहुड होती है ना, रिस्क की लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस, ये दोनों की जो कैलकुलेशन है ना, ये बड़ी ट्रिकी होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव में तो होता ही जजमेंट बेस्ड है ना, और ये जजमेंट जो है ना, ये एक या दो दफा या चार दफा पांच दफा करने से करेक्ट नहीं होती। ये कंटिन्यूअसली आप जब ये काम करते रहते हैं ना, तो फिर आपकी जजमेंट जो है परफेक्शन आती है उसमें, ठीक है ना। मतलब आप जितने एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बनते हैं, उतनी ही आपकी डिस्क्रिप्टिव जजमेंट किसी रिस्क के बारे में उसके अंदर परफेक्शन आती है। इसी तरह कैलकुलेशन में भी, इवन जो आपका क्वांटिटेटिव मेथड है, जिसमें आप लाइक्लीहुड और उसको कैलकुलेट करते हैं विद द डिजिट मैथमेटिकल तरीके से, हालांकि वो आसान तरीका होता है, लेकिन उसमें भी बाज़ औक़ात आप गलती कर देते हैं। मतलब लाइक्लीहुड एक्चुअल जो है वो 3 पे थी, आपने उसको 5 पॉइंट्स दे दिए। जो कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअल जो है वो 5 पे थी, आपने उसको 2 पॉइंट्स दे दिए। तो जब 3.2 करेंगे तो उसका लेवल और बनेगा, जो एक्चुअल 5 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, उसके एक्चुअल लेवल और होगा। यानी पूरा लेवल ही चेंज होता है रिस्क का, अगर आपकी परसेप्शन जो है वो ठीक नहीं है, अगर आपने उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं की, तो ये इन दोनों में गलतियां होती हैं।
और ये गलतियां कैसे सुधारी जा सकती हैं? एक तो नॉलेज होना चाहिए आपके पास, और दूसरा प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये मेन जो है ना वो चैलेंजेस होते हैं, डीलिंग विद अनसर्टेनिटीज, इस तरह बैलेंसिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्क्रिप्टिव हमारा रिस्क असेसमेंट होती है उसके अंदर परसेप्शन जो है डिफरेंट होती है लोगों की, सोच के जाविये मुख्तलिफ होते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। एक बंदा कहता है नहीं यार ये बंदा जो है वो डूब जाएगा किसी पानी के तालाब में, दूसरा कहता है नहीं नहीं यार ये इसको तैराकी आती है, ये नहीं डूबेगा, इतना पानी नहीं है, तीसरा कहता है नहीं नहीं यार ये पानी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई है, डूबने की चाहिए। तो मतलब इसी तरह मतलब आप परसेप्शन की बेस के ऊपर जब डिसीजन लेते हैं ना तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ये इंसानी एक रवैया है। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? अपनी प्रैक्टिस से, अपने जो है ना बार बार करने से, और अपने नॉलेज की बेस पे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव होती है, बेस्ड ऑन एक्सपर्ट जजमेंट होती है। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल होती है, बेस्ड ऑन डेटा एंड कैलकुलेशंस होती है। बोथ अप्रोचेस हैव एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस एज वेल। लेकिन आपके लेवल पे जो अभी आपका लेवल है उसमें ये क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट जो है वही परफॉर्म होती है, जिसको हम न्यूमेरिकल बेस्ड कहते हैं, डेटा बेस या कैलकुलेशन बेस्ड, जिसको हम इंशाल्लाह अगले सेशन में करते भी हैं। अब हम आगे थोड़ा सा और मजीद अगर बढ़े तो हम देखें कि मतलब डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हैं वो कौन से होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन। एक तो होते हैं ना आपके इक्विपमेंट के रिस्क, या टूल्स के रिस्क, या मशीन्स के रिस्क, या सब्सटेंसेस के रिस्क। ठीक है, एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क क्या मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ठीक नहीं है, कल्चर से मुराद ये है कि वहाँ पे लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सोच ही कोई नहीं, मतलब लोग सफाई करना ही नहीं चाहते, सफाई रखना ही नहीं चाहते। इसको कहते हैं कल्चर, इसको कहते हैं बिहेवियर एटीट्यूड। ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान में आप देखें कि अगर गाड़ी में लोग जा रहे हैं, अगर उन्होंने कहीं मतलब कोई जो है वो कोई मतलब पैकेट्स लिए हैं और उनके जो है कागज बाहर गिरा देंगे, रेफर्स बाहर गिरा देंगे, लेकिन यूरोप में वेस्ट में कभी इस तरह नहीं होता, वो किसी डस्टबिन में उसको गिराएंगे। इसको कहते हैं कल्चर। तो कल्चर बनता है एटीट्यूड और बिहेवियर से। ठीक है ना, तो ये जो एक रिस्क फैक्टर होता है आपका, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी बड़ी मतलब है कि वो होती है, इम्पोर्टेंस होती है, और इसकी वजह से बड़े बड़े हादसा भी हो जाते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चरल लेवल का रिस्क हो। कल्चरल लेवल का रिस्क ये भी हो सकता है ना कि मतलब आपके फैक्ट्री में पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी पश्तो बोलने वाले भी हैं। ठीक है ना, तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ रूड हो जाए। ठीक है ना, जैसे बाहर फिल्म वाले के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनी में लोग काम करते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो उनके अंदर उसी तरह के फड्डे भी होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं। तो इसको ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रिस्क होता है, उसकी वजह से भी जो है वो मतलब है कि आपके प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर हेल्थ सेफ्टी के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जो रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क जिनको कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क या ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, इनको भी अंडरस्टैंड करते हैं। और जो नॉर्मल लेवल के हेल्थ सेफ्टी के रिस्क होते हैं, जिस तरह हेल्थ से जनरेट होते हैं, उनको तो करते ही करते हैं, लेकिन इनके साथ क्योंकि इनका आपस में रोल भी होता है। मिसाल के तौर पे अगर वर्कर्स का रवैया ठीक नहीं, एटीट्यूड ठीक नहीं, तो अगर किसी मशीन के ऊपर वो काम कर रहा है तो हो सकता है वो ट्रेड भी हो, बड़ा मतलब परफेक्ट, वो मतलब है कि अच्छा जो है वो काम करने वाला भी हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ पे मतलब कोई अपने रवैये की वजह से गलती कर जाए। ठीक है ना, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चरल रिस्क होता है इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। अब हम अगर आप देख लें कि जी फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं रिस्क के, ये जिस तरह मतलब है कि मतलब ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जैसे मैंने आपको शुरू में जो कॉन्टेक्स्ट बताया, जो तमहीद बांधी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, जितने भी हमें टूल्स मिल रहे हैं अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी हेल्प के लिए, अगर हम इनको उसी एंगल से, उसी परसेप्शन पे यूज करेंगे, इनका मतलब आप एक टूल के तौर पे उनका यूज करेंगे अपने फायदे के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप उनको अपनी कमांड दे देंगे, यानी ह्यूमन जो सोच की सलाहियत की जो ताकत है उसको आप उस टूल को दे देंगे, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ठीक है ना, वो आपके ऊपर हावी हो गया तो आप डाउन हो जाएंगे। ठीक है ना, उससे फिर बहुत ज्यादा रिस्क जो है वो जनरेट हो जाएंगे। ठीक है,
और ये आजकल बड़ा ट्रेंड है, इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक मतलब है कि एक ट्रेंडिंग रिस्क हैं जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स को भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अर्गोनॉमिक्स के नए नए रिस्क जनरेट हो रहे हैं। इसी तरह मतलब मशीन्स के नए नए रिस्क जनरेट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं उनकी वजह से नए नए रिस्क जनरेट हो रहे हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल रिस्क है उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रही हैं। अब देखिए ना, पहले लोग जो है वो मतलब है कि कंप्यूटर्स पे इतना काम नहीं करते थे, इकोनॉमिक्स का इतना फैक्टर नहीं था। इंडस्ट्रियल लेवल पे था कि मतलब ओवर स्ट्रेचिंग या इधर उधर। लेकिन अब ये जो ऑफिस के अंदर आपके ऑफिशियल स्टाफ होते हैं, घंटों घंटों कंप्यूटर्स के ऊपर बैठे हैं, टाइपिंग कर रही है और एक एक ही पोस्टर में बैठे हैं, तो ये अनदर जो है वो रिस्क पैदा हो चुके हैं अर्गोनॉमिक्स का। ठीक है ना। और इसी तरह ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये पहले नहीं थी। अब न्यूक्लियर जो है वो इतनी डेंजरस एनर्जी है, इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि इसमें जरा सी गलती पूरी इंसानियत के लिए जो है बड़ी डेंजरस हो सकती है। तो वो नए रिस्क जनरेट हो चुके हैं। ठीक है ना। इसी तरह और जो हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर आप देखें तो रिस्क के लेवल्स बहुत बढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपके जहन में मतलब क्या आता है? अभी कौन बना मेरे साथ जी? अली हैदर भी है, हैदर अली भी है, अवैस भी है। जी हैदर अली नहीं, अवैस आप बताएंगे जो जो रिस्क जो नए ट्रेंड्स हैं रिस्क के अंदर आपके जहन में क्या आता है जो आपने मतलब है कि असेस किए हो या देखे हो? कौन से नए रिस्क जो है हमारी वर्क साइट्स के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर पैदा हो रहे हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से? जी अवैस। अवैस सिद्दीकी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी हैदर अली, आप सुन रहे हैं? हाँ जी अवैस, आप अवैस ने ओपन किया माइक हेलो जी। सर। सर आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी अवैस बताएंगे। सर क्या आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर? मेरी आवाज कट कट के पहुंच रही है? अच्छा, तो आपने बताया नहीं सर यार। आपने कुछ सवाल सवाल किया है सर, आई थिंक। हाँ मैंने सवाल किया, आप सो तो नहीं गए थे? नहीं 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 सर, जाग रहा हूँ। अच्छा अच्छा, गुड। मैंने सवाल बेसिकली ये पूछा है कि अभी जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसमें किस किस्म के रिस्क आपके ख्याल में आ रहे हैं? नए नए रिस्क जो है वो किस किस्म के रिस्क हैं? तो अगर आप कुछ बताना पसंद करें इस सिलसिले में। सर सर जी। सर मॉडर्न रिस्क तो सबसे ज्यादा भी एक आपने एआई का भी जिक्र किया था। डिपेंडेंसी ऑफ एआई बहुत ज्यादा हो गई है सर। बिल्कुल ठीक है। और और सर और सर ये सर वैसे आजकल जो आपने बात की मैं उसी को कंटिन्यू करूं कि साइबर सिक्योरिटी के रिस्क आजकल थोड़े बहुत आईटी के रुझान में पीक पर हैं, क्योंकि हम्म, डेटा किसी भी तरीके से आपकी सिक्योर नहीं होती। हम्म, एड्स इस तरीके के आ चुके हैं कि मतलब आपकी डेटा उसमें सिक्योर नहीं रहती। हम्म, जस्ट वन इंटरनेट कनेक्शन एंड बूम यू आर गॉन। हम्म, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मैनेज कर रहे होते हैं आपके पूरे मतलब सर्कल को, सिस्टम को, जिसको हम सिस्टम्स कहते हैं, उनके अंदर जो भी चीज़ होती हैं, ये भी अनदर ट्रेंड्स हैं रिस्क के। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखें ना, इंडस्ट्रीज के अंदर भी नए नए ट्रेंड्स आ गए हैं रिस्क के। नए नए रिस्क जो है वो जनरेट हो गए हैं। अब मशीन्स, अब जैसे ड्रोन उड़ रहे हैं। ठीक है ना। ड्रोन फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, लेकिन अनदर टाइप रिस्क भी है कि मतलब है कि ये अचानक कहीं गिर गया खुदा रास्ता, अगर उसके अंदर कोई मतलब ऐसा मटेरियल है कि जो नुकसान कर सकता है और कहीं पे गिर गया और वहां पे नुकसान कर देता है। ठीक है ना। तो इसी तरह रोबोट्स हैं, जो एआई से जनरेटेड जो रोबोट्स हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब ये अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, इनकी प्रोग्रामिंग आउट हो गई है, तो इसी तरह जो मशीनरी आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर इंस्टॉल की हुई है, अगर आपने इनको एआई बेस्ड बनाया हुआ है, अगर वो आप कंट्रोल से आउट हो गई है या उसका सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई है, तो वो आपके लिए बहुत रिस्की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप ये देखें ना कि मतलब ये जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर आपका जो मतलब है इसकी जो डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद हाइड्रोजन, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स और इनकी इंट्रोडक्शन जो हुई है, इनका जो आया है इंसानियत के साथ,
अब इन्होंने मतलब है कि इंसान को, पूरी ही दुनिया को एक वो क्या कहते हैं कि क़यामत के लम्हे पे खड़ा किया हुआ है। ठीक है, खुदा रास्ता अगर इनके अंदर कोई भी हादसा हो जाए तो ये तो इतना कैटास्ट्रॉफिक होगा कि मतलब इससे फिर रोकने के लिए भी इंसानों के पास टाइम नहीं होगा। मतलब अगर कहीं न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाते हैं अपना रास्ता कहीं पे, मतलब इस तरह की सिचुएशन। इसी तरह आप एविएशन में चले जाएं, केमिकल इंडस्ट्री में चले जाएं, आप ऑफशोर में चले जाएं। आप देखें ये जो ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट होते हैं ऑफशोर, ऑफशोर प्रोजेक्ट कभी, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो काम करते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और वहाँ पे रोटेशन सिस्टम होता है। रोटेशन से मुराद ये होता है कि 6 महीने वहाँ पे काम करते हैं, 6 महीने छुट्टी होती है। वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं घर वालों से दूर, मतलब पानी के अंदर। और महीनों महीने वहाँ पे उन्होंने उस पर गुजारा करना होता है, सख्त मौसमी हालात का उन्होंने गुजारा करना होता है वहाँ पे। मतलब फिर सी डाइविंग करनी और पानी के अंदर नमी को फेस करना, इस तरह की मतलब सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ती है बेचारों को। तो मतलब है कि ठीक है, मतलब उनको अच्छे पर्क्स मिलते हैं, अच्छी सैलरीज मिलती हैं, लेकिन अगेन उनके साथ हैवी किस्म का रिस्क जो है वो मौजूद होती है। तो यही काम है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स का, कि हम इनकी नेचर को भी समझें और इनकी ट्रेंड्स को भी समझें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझें, और इनको असेस करने का तरीका भी हमें आना चाहिए। मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, अगर आपने अटेंटिव होकर मेरी बातें सुनी है तो अब आपको एक रिस्क का एक गुड इमेज जो है आपके जहन में बन गया होगा। और आप उसको मतलब है कि ना सिर्फ अंडरस्टैंड करके होंगे उसकी नेचर को, मतलब सबसे पहले जो सोर्स है उसका हैजर्ड, और देन रिस्क, और रिस्क को फिर आगे जो कैलकुलेट करना है उसको किस तरीके से करना है। उनसे दो मेथड है कैलकुलेट करने के, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव। और फिर उसके बाद उसके कम्युनिकेट करने की इंपॉर्टेंस को समझना, उसके मतलब है कि डिफरेंट जो और फैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ट्रेंड्स जो हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आई होप कि इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी अली हैदर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे मेरे ख्याल है। जी अली, आपको भी कुछ समझ आई है कि नहीं? नहीं, वो यस जी सर। सर। हैदर, अली हैदर की बात कर रहा हूँ। एक हैदर अली है ना, हैदर अली आप तो माशाल्लाह बड़ा इनामात से और बड़े पार्टिसिपेशन करते हैं आप माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं अली हैदर की बात कर रहा हूँ। अली हैदर का भी बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है माशाल्लाह, बहुत मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। बस ये है कि थोड़ा बोलते काम है। तो इसलिए अली हैदर आप भी बताएं ना जरा, थोड़ा आपको समझ आई है चीज़ों की? यस सर, मैं साथ साथ सुन रहा हूँ। मैं दरअसल ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं क्राइसिस मैनेजमेंट कोर्सेज में, तो मैं इसलिए ज़रा सुन रहा हूँ आपको ज्यादा। अच्छा। तो आप ऐसा करें ना कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दिया करें हमारे साथ। ठीक है, आप अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो उसका। यही होता है ना कि अगर आपने कोई चीज़ पहले पढ़ी हुई है या सीखी हुई है, तो उसमें अगर कोई इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपने आपके जहन में आए तो आप उसको शेयर करें अपने बाकी साथियों के साथ। ये तो लेकिन नॉलेज तो जितना शेयर करें उतना ही बढ़ता है। तो ये कर लिया करें आप। तो बाकी अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जिसको आप समझते हैं कि आपने पढ़ा हो तो आपको वहाँ पे समझ ना आई, आप मुझसे भी पूछ सकती हैं। मुझे बताया कि सर मुझे वो ये वाली चीज़ जरा समझा दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह। आप लोग जो है अटेंटिव होकर इस चीज़ को देख भी रहे हो, सुन रहे हैं। those who are known as laws are bugs, yes। बिल्कुल जी हैदर अली, बिल्कुल आप ने सही मतलब बयान किया कि मतलब ये जो ट्रेंड्स हैं इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप देखें ये जो मेंटल वेलबींग है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है आजकल। ठीक है, स्ट्रेस, वर्क प्लेस स्ट्रेस, फिटीग, एंजाइटी, ठीक है, डिप्रेशन, ये इमर्ज जो हुए हैं नए नए रोएस, मतलब ये जो आजकल हमारी वर्क प्लेसेस के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे तो हमारे इतना ट्रेंड नहीं, यूरोप के अंदर तो बाकायदा हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि जिनको मतलब है कि आप कहते हैं कि हेल्थ हाइजीनिस्ट जो होते हैं, जो मतलब है कि ही साइकोलॉजिकल जो रिस्क होते हैं, बुलिंग, एब्यूजेस, ड्रग्स, अल्कोहल्स, मतलब इनका यूज, वर्क प्लेस वायलेंस, ठीक है, लोगों को मतलब तंग करना, इस तरह के जो वर्क साइट्स के अंदर रिस्क हैं वो जनरेट हो चुके हैं बहुत ज्यादा। और एज